हेलो फ्रेंड्स, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन नंबर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने लास्ट क्लास में आपसे बातें की थी इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में। पार्ट ए में जो बातें मैंने की वो थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन और एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक कॉन्सेप्ट। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आप समझ सकते हो तो वहाँ बातें बताई गई थी कि किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लगाया होगा तो उससे एसिटिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और यदि आपने किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाया होगा तो उससे एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हर एसिडिक ऑर्डर के साथ चलेगा। आपके पास अगर कोई भी एसिड है और मैं कहता हूं बताओ उसका एसिटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या कम होगा, तो दैट ऑल डिसाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर बेसिक कंडीशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देगा एसिटिक नेचर को। अब यही बात जो मैं आपसे कर रहा था उसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स पे आपसे आज डिस्कस करना था। तो हमारा जो तीसरा एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आइए इस एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने गिवन किए गए हैं। दैट इज अबाउट 5 प्रॉब्लम मेंशन है आपके पास। आपको इन पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने आंसर लिखिएगा और उसके बाद इसे वापस चेक कीजिएगा कि क्या आपके आंसर मैच करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला कंपाउंड है एसिटिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड, ब्यूटेनिक एसिड। पूछ रहा है एसिटिक स्ट्रेंथ। आपको क्या मालूम है कि मेरा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। मेरे पास जो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है ग्रुप है उससे भी एक ग्रुप लगा हुआ है डोनेटिंग, और इससे भी लगा हुआ है। ये क्या है? मिथाइल, ये एथाइल, ये प्रोपाइल। किसका प्लस आई इफेक्ट बड़ा है? तो आप जानते हो ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो ज़्यादा प्लस आई लगा रहा होगा, और अगर ज़्यादा प्लस आई होगा तो ज़्यादा डोनेट करेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा एसिटिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। यानी ए, बी और सी में अगर आपसे एसिटिक स्ट्रेंथ पूछता तो आप क्या कहते? ए सबसे ज़्यादा, फिर बी और फिर सी। आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपने इसका भी आंसर कर लिया होगा। आप देख सकते हो कि Cl कैसा ग्रुप है? माइनस आई वाला ग्रुप है, और ये माइनस आई वाला ग्रुप अलग अलग पोजीशंस पे आपको दिख रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 जगह पर है। यहाँ पे कोई विड्रॉइंग नहीं, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही लगा हुआ है। डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देगा। यानी हमें ये तो समझ आ गया कि फोर्थ वाला जो होगा वो हमारा लीस्ट एसिटिक होना चाहिए। और अब बात उठती है कि 1, 2 और 3 में किसे ज़्यादा एसिटिक होना चाहिए, तो आप कहोगे इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द Cl पोजीशन। Cl की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। Cl यहाँ पे तीसरे कार्बन पर है, यहाँ Cl दूसरे कार्बन पर है, यहाँ Cl चौथे कार्बन पे है। सबसे ज़्यादा नज़दीक कहाँ पे है? आप कहोगे बी वाले ऑप्शन में Cl का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, तो एसिटिक कैरेक्टर में बी सबसे आगे आ जाएगा। आफ्टर बी आप बताओगे ए आना चाहिए, और उसके बाद हमारा आंसर सी होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? बी, ए, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास तीनों ग्रुप दिए हुए हैं और विड्रॉइंग ग्रुप्स ही लगे हुए हैं, और इन विड्रॉइंग ग्रुप्स के नेचर अलग अलग हैं। आपको मालूम है NO2 का विड्रॉइंग नेचर F से ज़्यादा है और F का विड्रॉइंग नेचर Cl से। तो सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग नेचर किसका है? NO2 का। तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर F और फिर Cl। क्वेश्चन नंबर 4, आपके सामने 3 कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है जो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। यहाँ ऑक्जेलिक एसिड है, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। और अगर मैं पूछूं बताओ इनका एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि इनमें और इनमें डिफरेंस है। ये CH2 ग्रुप का, ये CH2 ग्रुप क्या चाहता होगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। ये वाला CH2 2 है, ज़्यादा डोनेट करेंगे तो एसिटिक कैरेक्टर ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब इन तीनों में कौन ज़्यादा एसिटिक होगा? ऑक्जेलिक एसिड, देन मैलोनिक एसिड, एंड देन व्हाट? हमारे पास जो है ऑप्शन सक्सेनिक एसिड का। अब बात करते हैं फॉर्मिक एसिटिक और बेंजोइक एसिड। ये एग्जाम्पल जरा सा आपको क्लियर करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस बनते हैं। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं इस बात को कि आपके सामने क्या पॉइंट यहाँ मेंशन है। फॉर्मिक एसिड H, C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड CH3COH, बेंजोइक एसिड में जो बेंजीन है
वो कौन सा इफेक्ट शो करती है? माइनस आई। बेंजीन माइनस आई ग्रुप है। CH3 कौन सा ग्रुप है? प्लस आई। और यहां कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ A, B और C में एसिटिक ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे मुझे समझ आता है कि C विड्रॉइंग ग्रुप के साथ है, C ज़्यादा एसिटिक होगा, उसके बाद A आना चाहिए और उसके बाद B आना चाहिए, जो रिजल्ट हम बना सकते हैं। लेकिन ये गलत है। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि जरा इसे हाईलाइट करते हैं। दिस इज वन एक्सेप्शनल केस जो आपको अभी याद करना पड़ेगा कि क्या एक्सेप्शनल कंडीशन है, क्या ऑर्डर है। तो याद रखिएगा कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिटिक देन बेंजोइक एसिड एंड द बेंजोइक एसिड इज मोर एसिटिक देन व्हाट? एसिटिक एसिड। तो जो आंसर है, जस्ट टू लर्न दिस, आपको इसे याद रखना होगा। तो एक अभी तक ऐसा डाटा मैंने आपको बताया है जहां एक्सेप्शन जुड़ा आपके सामने कि होना चाहिए था बेंजोइक एसिड को ज़्यादा फॉर्मिक से, लेकिन ज़्यादा कौन है? फॉर्मिक एसिड ज़्यादा है किससे? बेंजोइक एसिड से। एनसीईआरटी में एक एसिटिक ऑर्डर मेंशन किया गया है बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। तो इस ऑर्डर को भी जरा समझ लें, क्योंकि ये भी इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड है। आपने जो ऑर्डर पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट का, अगर बेसिक वाली बात करते तो मैंने बताया था कि NO2 आगे होगा किसके? CN से। और CN हमारे पास जो आगे था वो आगे था किससे? फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, जो ट्रेंड चल रहा था, एक बेसिक ऑर्डर। लेकिन आप यहां देख सकते हो कि CF3, CCl3 और CaCl2 को NO2 से आगे रखा गया है। इसका मतलब यहां पे जो डाटा उन्होंने गिवन किया है वो ये बता रहा है कि CF3 का इंडक्टिव इफेक्ट CCl3 से ज़्यादा है और CCl3 का इंडक्टिव इफेक्ट CaCl2 के ज़्यादा है। यहाँ पे अगर CHF2 होता तो वो शायद आप कह सकते हो कि CaCl2 से आगे होता। तो इसके बाद NO2 आ रहा है, तो -I के ऑर्डर में अगर मैं बात करूं तो NO2 के रिस्पेक्ट में CF3 का -I इफेक्ट ज़्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है। अब अगर मैं आपसे बात करता कि इस ऑर्डर को समझ लें तो क्या होगा? बहुत सिंपल है। CF3 सबसे आगे, फिर CCl3, फिर CaCl2, उसके बाद कौन सा ग्रुप स्टार्ट हुआ? NO2, उसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा? CN, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड आफ्टर दिस याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पर 1, 2, 3 कार्बन है और तीसरे वाले कार्बन पे Cl लगा हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसका एसिटिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होगा, लेकिन फॉर्मिक के कंपेरिजन में कम होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं और आंसर करना मुश्किल भी है। जब आप क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे ना, तो इस टाइप का 1-2 प्रॉब्लम आपको वहाँ मिलेगा जहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न सा होगा। तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के लिए मैंने आपको ये कहा कि ये एनसीईआरटी का ये एक डाटा आपको प्रिपेयर कर लेना होगा। एसिटिक ऑर्डर इन एल्कोहल्स, चौथा एप्लीकेशन। देखिए बेटे, एल्कोहल्स तो आपको मालूम होने चाहिए। R एल्काइल ग्रुप, उसके साथ आपने जोड़ दिया OH को, तो ये एल्कोहल हो गया। अब हमने क्या किया? हमने एक इस टाइप का कार्बन लिया और इसके साथ OH लगा दिया। अगर आप ये लगा देते हो तो ये जो सिस्टम हमने तैयार किया, हम इसे 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। वाई द टर्म 3 डिग्री एल्कोहल? तो आप कहोगे कार्बन जो कि OH से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमने एक दूसरा एल्कोहल बनाया और ये एल्कोहल जो मैं आपके सामने अब बना रहा हूं ये 2 डिग्री एल्कोहल है। इसके अलावा एक और एल्कोहल बनाता हूं जो 1 डिग्री एल्कोहल है। और अगर मैं आपसे यहां पर एक और पॉइंट ले लूं, H2O वाटर, और हम कहें कि चलो कंपेयर करो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो सिस्टम का कॉन्जुगेट बेस बनाइए। वरना एक लर्निंग पॉइंट भी आपके पास है, वो क्या कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देता है और विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देता है। तो पहले बेसिक वे में सॉल्व करते हैं। बेसिक वे में सॉल्व करने का मतलब आप इनके कॉन्जुगेट बेस बना रहे हो। पहले वाले सिस्टम का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? आप कहोगे कि उसके H को चलिए निकाल देते हैं। हमने H निकाल दिया, माइनस आ गया। हमने कहा इसका भी बना लेते हैं कॉन्जुगेट बेस, और इसके लिए कॉन्जुगेट बेस बनाया, इस पर भी माइनस आ गया। इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, आपने कहा इसका भी कॉन्जुगेट बेस बना लिया, और फोर्थ वाली स्पीसीज का भी कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब इन चारों कॉन्जुगेट बेसिस में
आपको क्या पता लगाना है, इनका बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। या आप कह सकते हो कि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए था आपको अभी तक। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर, जिसे आप क्या कहते थे? स्टेबल इट्स कॉन्जुगेट बेस। याद करो, 100 बार लिखो, 50 बार बोलो, याद करना जरूरी है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर एसिड स्ट्रांग होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीकर या स्टेबल होता है। वीकर का मतलब कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वीकर का मतलब क्या? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और स्टेबल का मतलब भी वही तो है कि कोई चार्ज कब ज्यादा स्टेबल होगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इन चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर लेते हैं तो आप कहोगे ये CH3 ग्रुप डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है। तो इसके कारण क्या होगा? नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसमें कुछ कम, इसमें कुछ कम, और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। तो इस डायरेक्शन में आपको जाते समय क्या मिल रहा होगा? तो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे होगे तो आप कह रहे होगे कि बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। या आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी क्या हो रही है? हमने कहा स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और यदि स्टेबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब दिस इज द लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस एंड दिस द मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और अगर कॉन्जुगेट बेस क्या है? स्टेबल, तो एसिड स्ट्रांग होगा, यानी वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन व्हाट? दिस वन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ मिथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा या वाटर ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप कहोगे ये भी कर सकते हैं। क्या करें? CH3O माइनस कर ले। ये भी तो डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव के कंपेयर में क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, यानी वाटर ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन यहां भी हमारा एक एक्सेप्शन है, तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर करना है। इन वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर। रीजनिंग ज़्यादा नहीं मेंशन की जाती है इसके बारे में, जल्दी कहीं मेंशन पार्ट नहीं मिलता हमें कि इसका आंसर क्या किया जाए। लेकिन जब ऑर्गेनिक का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर आपका फिनिश होगा तो हम ऐसी कुछ रीजनिंग्स आपसे डिस्कस करेंगे जिनके आंसर जल्दी कहीं नहीं मिलते। मैं कोशिश करूंगा कि उनके आंसर हम आपको कहीं ना कहीं से दिलवा सकें। तो ये एक पॉइंट समझना है कि वाटर और मिथाइल अल्कोहल में वाटर ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, सॉरी, लेकिन ज़्यादा एसिडिक कौन है? मिथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। क्लियर है बातें? तो ये ऑर्डर है किसका? अल्कोहल्स का एसिडिक ऑर्डर। बेसिक ऑर्डर इन एमीन्स। एमीन्स का बेसिक ऑर्डर काफी इंटरेस्टिंग है बेटे, कोशिश कीजिएगा समझने की कि बेसिक ऑर्डर क्या है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एमीन्स के बेसिक ऑर्डर के बारे में। हम जो सोच रहे होते हैं वो आंसर नहीं बनता हुआ दिखता है। तो एमीन्स का बेसिक ऑर्डर क्या है, बायो इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको ये समझाने वाला हूं। आइए क्लियर करते हैं इस बेसिक स्ट्रेंथ को। मैं आपके सामने कुछ एमीन्स रखता हूं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक नॉर्मल एमीन रखा, दैट इज CH3NH2। ये जो एमीन है जिसमें नाइट्रोजन का एक H हटके क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ 1 डिग्री एमीन। अगर मैं नाइट्रोजन के एक H को रिप्लेस करके एक और CH3 ग्रुप लगा दूं लाइक दिस, तो ये जो मेरा एमीन है दैट इज कॉल्ड अ 2 डिग्री एमीन। और अगर हमने क्या किया, हमने नाइट्रोजन के एक और H को रिप्लेस किया और एक और CH3 ग्रुप लगा दिया, दैट मीन्स व्हाट? दिस इज व्हाट? 3 डिग्री एमीन। तो मेरे पास 3 तरीके के एमीन्स हैं। वन इज कॉल्ड मिथाइल 1 डिग्री एमीन, वन इज कॉल्ड 2 डिग्री एमीन एंड वन इज कॉल्ड 3 डिग्री एमीन। मैंने आपसे कहा मुझे इन एमीन्स का बेसिक ऑर्डर बताइए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक ऑर्डर होता है वो डिपेंड किस पे करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे, जो हमें मालूम है। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिक ऑर्डर उतना ही ज्यादा। तो आप कहोगे यार मुझे इस तीनों में एमीन्स में बेसिक ऑर्डर देखना है, तो ये CH3 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये ग्रुप दो डोनेटिंग ग्रुप्स के साथ हैं, और यहां पर 3 डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। और अगर 3 डोनेटिंग ग्रुप्स हैं इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एमीन का जो सिस्टम हमारे पास ये है वो ज्यादा बेसिक होगा, 2 डिग्री, और 1 डिग्री उससे कम बेसिक। हाँ, अगर मैं यहाँ पे अमोनिया लिख देता तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाता।
ये ऑर्डर हमारा जो है उसमें बताया गया कि 3 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री एंड देन अमोनिया। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये ऑर्डर जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ एयर में है। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ एयर में डिस्कस की जा रही है। अगर यही क्वेश्चन आता कि बताओ इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, पानी में क्या होगा, तो पानी में अगर आंसर आप करते कि 3 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री ज्यादा, 1 डिग्री ज्यादा और फिर अमोनिया, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता। एक्वस सॉल्यूशन में जो ट्रेंड ऑर्डर आपको मिलेगा उसमें 3 डिग्री आगे, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया, हमें ये बेसिक ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो जो बेसिक ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको मिलेगा। किस केस में? जब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होगा, यानी एक्वस सॉल्यूशन में आंसर होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। और एयर में क्या ऑर्डर होगा? एयर में ये ऑर्डर होगा। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस होने का मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में हमारा आंसर डिफरेंट आ गया और एयर में अलग आंसर आ गया। मैं इसी रीजनिंग पर बात करने वाला हूं कि रीजनिंग क्या है, आप कैसे इस आंसर को सॉल्व करोगे एमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए। तो आइए चेक करते हैं कि आप इस ऑर्डर को किस तरीके से क्लियर कर सकते हो और क्वेश्चन में आपको क्या और बातें समझनी है। चलिए आइए, हमारे पास अभी हम अमोनिया हटा देते हैं, हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, अमोनिया को बाद में प्लेस करते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमोनिया है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बेसिक ऑर्डर पता लगाना है आपको, तो बेस का तो मतलब वो होगा ना जिस पे H प्लस अटैक करने आ जाए। जिस पर भी प्रोटॉन अटैक करेगा वो क्या है? बेस है। तो H प्लस इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर पे भी अट्रैक्ट होगा, इस पर भी अट्रैक्ट होगा और इस पर भी अट्रैक्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होगी? प्रॉब्लम होगी सबसे पहली कंडीशन स्टेरिक फैक्टर के साथ। स्टेरिक फैक्टर क्या है? स्टेरिक फैक्टर बल्कि ग्रुप्स के कारण है। इस नाइट्रोजन के पास एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, इसके पास क्या लगे हुए हैं? 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसके पास क्या लगे हुए हैं? 3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो नॉर्मल बात है कि H प्लस कहां पे सबसे जल्दी जा पाएगा। तो आप भी बेसिक बात समझते हो कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा रश है और कहीं कम रश है, तो आप कहते हो कम रश वाले एरिया में चले जाओ। आप ट्रेन में ही जा रहे हो, आप पैसेंजर ट्रेन में जा रहे हो, कई बोगीज आपने देखी, तो आप उसी बोगी में पहले एंटर करना चाहते हो ना जहां पे भीड़ कम दिख रही है आपको। वैसे ये तो H प्लस भी है, ये भी वैसे ही सोचता है। इसने क्या सोचा कि यार यहां तो पहुंचने के लिए बहुत स्पेस खाली है, यहां कुछ कम और यहां तो बहुत कम है। तो जिस पर H प्लस सबसे जल्दी अटैक करेगा वो ज्यादा बेसिक होना चाहिए। यानी स्टेरिक फैक्टर कहता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में सबसे जल्दी अटैक किसके ऊपर होगा? सबसे जल्दी अटैक जो होगा वो 1 डिग्री पे होगा। तो 1 डिग्री ज्यादा बेसिक है और फिर 2 डिग्री और फिर क्या 3 डिग्री हमारे पास होगा। क्लियर है बातें? ये किसका ऑर्डर है? ये स्टेरिक फैक्टर में के अकॉर्डिंग बेसिक ऑर्डर मिला हमें। अब जब H अटैक करेगा तो तीनों पे ही, तो हमारे पास जो स्पीसीज अब जनरेट होके आएगी वो इनके कॉन्जुगेट एसिड्स होंगे। आप जानते हो ना कि अगर आप H निकालते हो तो बनने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट बेस। और अगर आप H जोड़ते हो तो बनने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है? वो कहलाती है कॉन्जुगेट एसिड। और दोनों के साथ सेम कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर आपके पास जो कॉन्जुगेट एसिड है, यानी अगर बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो क्या होगा? स्टेबल या वीक। स्ट्रॉन्गर द बेस, स्टेबल इट्स कॉन्जुगेट एसिड। वहां क्या पढ़ा था? स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्टेबल और वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो वही बात यहां भी है। तो इन तीनों की स्टेबिलिटी पहचान लीजिए। अगर आप इन तीनों की स्टेबिलिटी पहचान लोगे तो उससे होगा क्या? तो अगर आप इन तीनों की स्टेबिलिटी पहचान लोगे तो हम अपना आंसर कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी कैसे पहचानिएगा? तो हमने कहा कि इसकी स्टेबिलिटी पहचानने के लिए आप क्या करो कि देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, एक CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप,
कौन सा इफेक्ट लगा रहा हूं मैं लगा रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट ये कह रहा है कि इन तीनों में यहां एक डोनेटिंग ग्रुप है, यहां दो है और यहां पे 3 डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो यहां डोनेटिंग ग्रुप्स ज्यादा है ना। अगर ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा सप्रेस कर पाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। और अगर ये स्टेबल है तो बेस स्ट्रांग होगा। मतलब इंडक्टिव कहता है कि 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। अब एक और पॉइंट जुड़ता है। मैंने आपसे कहा कि हम जो ट्रेंड देख रहे हैं वो एक्वस सॉल्यूशन का देख रहे हैं। मतलब मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होने वाला है? तो एक्वस सॉल्यूशन में जब इनके ऊपर वाटर की फिल्म बनेगी तो उससे क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन करेगा क्या कि जब आप इनमें वाटर ऐड करोगे बेटे, तो वाटर क्या करता है आइए समझते हैं। तो अगर आप वाटर के इस बिहेवियर को देखोगे तो आप क्लियर कर सकते हो कि जो बेटे वाटर है ना, वाटर इस सिस्टम पर वाटर की फिल्म बनाएगा। वाटर की फिल्म मतलब कैसे फिल्म बनाएगा? तो आप बताते हो कि वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इस सिस्टम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन के साथ हो रही है, इनके साथ क्यों नहीं हो रही? जो और हाइड्रोजन भी तो लगे हुए हैं। तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? तो जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो यही हाइड्रोजन जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। इसका मतलब आप देख सकते हो नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है इनमें से किसी भी एटम के साथ, और वाटर में ऑक्सीजन है। जितनी ज्यादा वाटर की फिल्म बनेगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आपने देखा था ना कि एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां पे इन तीनों में सबसे स्टेबल सिस्टम कौन सा होगा? आप कहोगे इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल सिस्टम वो होगा जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। कहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी? इस वाले केस में। और इस केस में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है तो आप कह सकते हो कि हाइड्रेशन क्या बताता है, वाटर की फिल्म क्या बताती है कि सबसे ज्यादा वाटर की फिल्म यहां बनेगी, और अगर सबसे ज्यादा वाटर की फिल्म यहां बनेगी तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो ऑर्डर हमें ये मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम क्या है? स्टेरिक फैक्टर कहता है कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इंडक्टिव कहता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाइड्रेशन कहता है कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो इतने 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एक साथ कंबाइंड किए जाएं तो ट्रेंड ऑर्डर क्या होगा? तो क्लियर करते हैं कि आंसर यहां क्या होना चाहिए था। इस आंसर को समझने के लिए चलिए हम मान लेते हैं कि एक क्लास में 3 बच्चे हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। मिस्टर एक्स जो है, जो हमारा मिस्टर एक्स है, जो मिस्टर वाई है और जो मिस्टर जेड है, इन तीनों में मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड में मिस्टर जेड जो है उन्हें हम 1 2 3 नाम दे देते हैं। मिस्टर एक्स वाला जो हमारा है, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो हमारा है वो एक सीरियस बच्चा है, मिस्टर जेड सीरियस नहीं है। पहला एग्जाम हुआ, जब एग्जाम हुआ तो पहले वाले ने टॉप कर लिया, मतलब मिस्टर एक्स ने क्या कर लिया? टॉप कर लिया। मिस्टर वाई नॉर्मल रहा और मिस्टर जेड क्या हो गया? हमारा फेल हो गया। दूसरा एग्जाम हुआ, दूसरे एग्जाम में मिस्टर एक्स जरा सा सीरियसली अपने पन को अपने छोड़ चुके थे, उनका एग्जाम खराब हो गया और वो फेल हो गए। और मिस्टर जेड जरा सा सीरियस हो गए थे, उन्होंने टॉप कर लिया, ये बीच में रहे और ये फेल हो गए। तीसरा एग्जाम फिर से शुरू हुआ, मिस्टर एक्स की आंखें खुल चुकी थी,
कि यार मैं तो अगर नहीं पढ़ूंगा तो फेल भी हो सकता हूं, और मिस्टर एक्स ने फिर से क्या कर लिया, टॉप कर लिया। मिस्टर वाई फिर से रहे और ये फिर से फेल हो गए। यानी अगर आप अपने को फोकस कर रहे होते तो आप अपने को मिस्टर वाई जैसा देख रहे होते। क्या मैं अगर टॉप नहीं करता तो मैं फेल भी नहीं होता? हाँ, मैं अच्छे मार्क्स लेके आता रहता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कंबाइंडली सबसे अच्छा कौन कर रहा है, तो आप कहोगे कि ये गड़बड़ भी कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, लेकिन ये एवरेज से ही कर जा रहा है। मतलब मिस्टर वाई इन सबसे ज्यादा अच्छे स्कोर कर सकता है। कुछ वैसे ही रिजल्ट यहां है, एक बार 1 आगे, एक बार 1 पीछे, एक बार 1 आगे, लेकिन 2 लगातार बना हुआ है ना। तो जब हम इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं तो कंबाइंड इफेक्ट में 2 डिग्री सबसे आगे मिलता है, उसके बाद 1 2 बार आगे आया था, फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया। तो ये एक ऑर्डर जो हमें प्रिपेयर रखना होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। मैं आइए पूरी बातें अब आपके सामने फिर से रखता हूं, कोशिश कीजिएगा समझने की। मैंने कहा कि मुझे बेसिक स्ट्रेंथ को समझना है, किसकी? एमीन्स की। और हमने आर ग्रुप जो लगाया था एमीन्स में, यहां पे हमारे पास जो एमीन था ये प्राइमरी है, ये क्या है? सेकेंडरी, और ये क्या है? टर्शरी। मुझसे कहा बताओ बेसिक ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ ये क्वेश्चन आया कि इनका बेसिक ऑर्डर बताओ। क्वेश्चन फिनिश। तो आप सबसे पहले देखोगे कि आर ग्रुप कौन सा है। अगर आर ग्रुप कौन सा है? CH3। अगर आर ग्रुप CH3 है और सिर्फ कहता है बेसिक ऑर्डर बताओ, कुछ नहीं बोलता कि पानी में बताना है या एयर में बताना है, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया। मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है ना तो हम एक्वस सॉल्यूशन ही मानते हैं क्वेश्चन में। हवा में कुछ नहीं हो रहा कि अमोनिया हवा में गया, HN हवा में आया और लाके लड़ाई हो गई। ये वो रामायण का सीन नहीं है कि 2 तीर निकले और टकरा गए। मतलब यहां पे जो रिएक्शन का है, अगर बेसिक ऑर्डर पूछता है तो सॉल्वेंट लेना पड़ेगा आपको, और सॉल्वेंट वाटर मान लिया जाता है तब। अगर आपसे वो कहता है कि नहीं मुझे आंसर किस में बताओ, मुझे आंसर बताओ एयर में, वो हाईलाइट कर देता है कि आंसर किस में बताओ, एयर में बताओ, ये हाईलाइट है आपके पास, तो आंसर ये चलेगा। लेकिन ये जो आंसर मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ तब है जब आर ग्रुप CH3 होगा। हाँ, अगर आपसे मैं बेसिक ऑर्डर पूछता हूं और मैं कहता हूं कि आर ग्रुप क्या ले लूं, C2H5 ले लूं, तब क्या होगा? मतलब आर ग्रुप को मैंने CH3 से बड़ा कर दिया, यानी मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को बढ़ाने की कोशिश की, डोमिनेट करना शुरू किया उसको। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट को हम डोमिनेट करते हैं ना तो जरा सा चेंज आ जाता है इस ऑर्डर में, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री पहले आ जाता है। यानी इंडक्टिव का फैक्टर ज्यादा बड़ा होने से वो स्टेरिक और हाइड्रेशन के ऊपर आने की कोशिश करता है, और उसके बाद अमोनिया आता है। लेकिन किस में है ये ऑर्डर? ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है, कुछ नहीं लिखा तब भी यही आंसर होगा। हाँ, अगर एयर में पूछूंगा तो क्या होगा? एयर का ऑर्डर तो आपको याद हो गया है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और क्या? अमोनिया। ये किसका आंसर है? ये आंसर एयर का है। तो आपको ये 2 ट्रेंड्स प्रिपेयर करने हैं। अगर एल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो ऑर्डर ये होगा 213, और आर ग्रुप अगर एथाइल है तो ऑर्डर क्या होगा? तब ऑर्डर होगा 231 और अमोनिया। अंडरस्टैंड? तो दिस इज अ वे जो आप बात कर सकते हो एमीन्स के किस ऑर्डर में? बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है जो आपको यहां प्रिपेयर रखना है। तो आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट के 5 एप्लीकेशंस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिटिक स्ट्रेंथ, अल्कोहल का एसिटिक स्ट्रेंथ और एमीन्स का बेसिक नेचर, जहां 2 ऑर्डर मैंने बताए मिथाइल और एथाइल ग्रुप्स के साथ। अब बात होती है कि इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारे सामने क्वेश्चन के फॉर्म में कैसा बनेगा। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो होगा ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बातें करूंगा अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अपने दूसरे इफेक्ट के बारे में। आपने इंडक्टिव इफेक्ट समझ लिया, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। मेरी प्रॉमिस कंडीशन है कि आपको समझ जब तक नहीं आता रहेगा हम आपकी प्रॉब्लम्स लेते रहेंगे। तो अब बात उठती है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो किस तरीके से चलेगा, वो बातें नेक्स्ट क्लास करेंगे। अगर आपको समझ आती हो बातें, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें समझ आए कि आपकी परेशानियां कहाँ आ रही हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम पे बातें करेंगे, और
हमारे जूम इंस्टीट्यूट के चैनल्स पे बाकी और भी वीडियोस आ रहे हैं, और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आ रहे हैं। अगर आपके सब्जेक्ट से लिंक नहीं है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।